नमस्कार रहस्यों के शौकीनों। स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी स्टोरी टेलर में, जहां हर कहानी अपने अंदर छुपाए रखती है मिस्ट्री, इमोशंस, डार्क रोमांस और ऑब्सेशन का एक अलग ही एहसास। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां प्यार सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक खतरनाक जुनून है। एक ऐसा जुनून जो किसी भी इंसान को हद से ज्यादा पजेसिव और बेरहम बना सकता है। ये कहानी है एक पावरफुल माफिया किंग की, जिसके नाम से पूरी अंडरवर्ल्ड कांपती है। और दूसरी तरफ है एक मासूम लड़की जिसकी जिंदगी बहुत जल्द एक ऐसे शख्स से टकराने वाली है जो उसे पाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। इस कहानी में आपको मिलेगा सस्पेंस, बेट्रेयल, डेंजरस रोमांस और इमोशंस का एक ऐसा तूफान जो आपको हर एक एपिसोड के साथ और ज्यादा बेचैन करता चला जाएगा। तो दोस्तों, अपने हेडफोन्स लगाइए और खुद को तैयार कीजिए एक डार्क और इंटेंस सफर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के पोर्स इलाके में मौजूद एक खूबसूरत बंगले के जिम रूम में एक लड़का तेज़ी से ट्रेडमिल में भाग रहा था। वो लड़का दिखने में काफ़ी हैंडसम था। अद्विक राठौर, उम्र 25 साल, 6 फीट हाइट, गोरा रंग और नंबर 1 बिजनेसमैन। उसकी पर्सनैलिटी ही काफ़ी थी लड़कियों को अपना दीवाना बनाने के लिए, पर अद्विक को लड़कियों से सख्त नफरत था। वो एक पत्थर दिल इंसान था, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि हालातों ने उसे ऐसा बना दिया था। वहीं अद्विक के साथ एक और लड़का भी जिम रूम में मौजूद था और ना चाहते हुए भी उसके साथ एक्सरसाइज कर रहा था। वो अद्विक को गुस्से में देखते हुए बोलता है, भाई आप तो रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाते हो और आपके कारण मुझे भी 5 बजे उठना पड़ता है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर अद्विक गुस्से में बोलता है, चुप रहो आदित्य, सुबह उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। आदित्य राठौर, अद्विक का छोटा भाई, उम्र 23 साल, दिखने में ये भी किसी हीरो से कम नहीं लगता है और बहुत ही नटखट और शरारती किस्म का लड़का है। लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना इसकी आदत है और हमेशा खुश रहने वाला लड़का है। आदित्य अद्विक की बात सुनकर चुप हो जाता है और वापस एक्सरसाइज करने लगता है। करीब 10 मिनट के बाद एक लड़की भागते हुए जिम रूम के अंदर आती है। वो बुरी तरह हाफ रही थी। उस लड़की ने जिम ट्रैक सूट पहना हुआ था और बुरी तरह हाफ रही थी। उस लड़की को देखकर आदित्य एक्सरसाइज करते हुए रुक जाता है और अपना मुंह दबाकर हंसने लगता है। ये लड़की आदित्य और अद्विक की इकलौती बहन अंशिका थी। उम्र 18 साल और ये भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अंशिका अद्विक के पास आकर हाफते हुए बोलती है, भाई मैंने आपकी सज़ा पूरी कर ली। मैंने बाहर गार्डन के 10 राउंड लगा लिया है। अद्विक अंशिका की तरफ देखकर बोलता है, आशी आज मैंने तुझे सिर्फ 10 राउंड ही चक्कर लगवाए हैं, पर अगर तू कल भी लेट आई ना तो कल तुझसे 50 राउंड चक्कर लगाऊंगा, इसीलिए ठीक 5 बजे जिम रूम में आ जाया कर, कल लेट मत होना। अंशिका उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। वहीं दूसरी तरफ शेखावत इंडस्ट्री, एक बड़े से ऑफिस के अंदर कई सारे लोग चुपचाप अपना काम कर रहे थे। तभी ऑफिस का पियून एक लड़की के पास आकर बोलता है, संजना तुम्हें सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। संजना पियून उनकी बात सुनकर अपना नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती है और फिर अपना धीरे से सर हिला देती है। पियून फिर वहाँ से चला जाता है। संजना शर्मा, उम्र 18 साल, उसने पीले रंग का शॉर्ट कुर्ती और चूड़ीदार पहन रखा था और गले में हरा कलर का दुपट्टा डाला हुआ था। रंग गोरा, काली काली कजरारी आंखें जिसमें हल्का काजल लगा हुआ था, एक लंबी सी चोटी जो उसके दाएं कंधे पर डाली हुई थी। गुलाबी होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी। होठों पर आ रही संजना के बालों को एक लट उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। संजना केबिन के दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और फिर लंबी सांस लेकर केबिन का दरवाज़ा धीरे से खटखटा कर बोलती है, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? संजना की आवाज़ सुनकर अंदर से एक लड़के की आवाज़ आती है, हाँ संजना अंदर आ जाओ। संजना दरवाज़ा खोलकर केबिन के अंदर चली जाती है। केबिन के अंदर एक लड़का बैठा हुआ था जो उस कंपनी का बॉस था, यश शेखावत। शेखावत परिवार का इकलौता बेटा और बिगड़ा हुआ भी। इसकी कमज़ोरी खूबसूरत लड़कियां हैं। इसकी नज़र बहुत दिन से संजना के ऊपर है। संजना ने जब से ऑफिस ज्वाइन किया था तब से यश ने कई बार उसे प्रपोज कर दिया है, पर संजना ने आज तक यश को भाव नहीं दिया है। संजना यश के सामने आकर खड़ी हो जाती है। यश मुस्कुराकर उससे बोलता है, आओ संजना बैठो, खड़ी क्यों हो? संजना उससे बोलता है, नहीं सर मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया है? यश उसकी बात सुनकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर उसके करीब आकर उसका एक हाथ पकड़कर बोलता है, तुमसे जवाब मांगने के लिए संजना, मैंने तुमसे कल पूछा था कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुम बस एक बार हाँ बोल दो, फिर देखो मैं कैसे तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। जो तुम्हें चाहिए तुम्हें वो सब कुछ दूंगा, बस एक बार मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लो। संजना उसकी बात सुनकर गुस्से में अपना हाथ झटकते हुए बोलती है,
मैंने आपसे कितनी बार कहा है सर कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आती हूँ, तो प्लीज़ मुझे शांति से काम करने दीजिए। यश संजना की बात सुनकर गुस्से में उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर बोलता है, आखिर प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? मैं जब भी तुमसे प्यार से बात करता हूँ तो तुम हर बार क्यों मुझे इस तरह से जवाब देती हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि यश शेखावत तुमसे प्यार करता है, वरना तुम्हारे जैसी ना जाने कितनी लड़कियां मेरे बिस्तर पे आने के लिए मरती है, पर एक तुम हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, अपनी पत्नी बनना चाहता हूँ। तुम्हें तो खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए। संजना उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मुझे नहीं करना है आपसे शादी, क्योंकि मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हो। आप एक नंबर के घटिया इंसान हो। लड़कियों के साथ खेलना आपका पुराना आदत है और अब आपका दिल मुझ पे आ गया है, लेकिन मैं दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। यश उसकी बात सुनकर हंसते हुए अपना एक हाथ अपनी पैंट के जेब में डाल देता है और फिर उसकी आंखों में देखकर बोलता है, ठीक है, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने आज मेरा प्रपोजल स्वीकार नहीं किया ना, तो तुम्हें अभी इसी वक्त इस ऑफिस को छोड़कर जाना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई है नहीं है, तुम एक अनाथ लड़की हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मैंने प्रपोज किया है, पर उल्टा तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो ना, तो रहो अपने एटीट्यूड में। इस ऑफिस के कारण ही तुम्हें रहने के लिए ऑफिस की तरफ से घर भी मिला है। अब या तो तुम मेरा प्रपोजल स्वीकार करोगी या फिर अभी इसी वक्त ऑफिस और घर छोड़कर चली जाओगी। मैं भी देखता हूँ कि कहाँ जाती हो तुम, क्योंकि तुम्हें लौट कर तो मेरे पास ही आना पड़ेगा, और अब अगर तुम आई ना तो मेरी पत्नी बनकर आओगी। आगे फैसला तुम्हारा है। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए चेयर पे जाके बैठ जाता है। संजना उसकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। वो रोते हुए कैबिन के बाहर चली जाती है। अब क्या फैसला लेगी संजना? वो यश का प्रपोजल स्वीकार कर लेगी या फिर उसकी जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी? संजना बहुत ही ज़्यादा परेशान थी ये सोचकर कि अब वो क्या करेगी। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो फिर अपने फ्लैट वापस आती है, तभी उसकी नज़र अपने फ्लैट के सामने खड़े कुछ आदमियों पे पड़ती है। वो आदमी फ्लैट का ताला ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। संजना ये देखकर उनके पास जाके नाराज़गी से बोलती है, ये आप सब क्या कर रहे हैं? आप लोग फ्लैट का ताला क्यों तोड़ रहे हैं? ये मेरा फ्लैट है। संजना की बात सुनकर एक आदमी उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोलता है, ओ हेलो मैडम, हमें यश सर का ऑर्डर मिला है कि अभी के अभी तुम ये फ्लैट खाली कर दो। आधे घंटे के अंदर अगर तुमने फ्लैट खाली नहीं किया ना, तो तुम्हारा जितना भी सामान है सब उठाकर हम रोड पे फेंक देंगे। संजना उस आदमी की बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, लेकिन मैं फ्लैट खाली करके जाऊंगी कहाँ? आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। संजना की बात सुनकर दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है, अगर तुम इसी फ्लैट में ही रहना चाहती हो तो यश सर का प्रपोजल स्वीकार कर लो उनसे शादी, बन जाओ उनकी पत्नी। फिर ये फ्लैट तो क्या, इस शहर में जितने भी महंगे फ्लैट है सब तुम्हारे होंगे। ये सुनकर बाकी के आदमी हंसने लगते हैं। संजना उस आदमी की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। संजना के मुंह से ना सुनकर तीसरा आदमी उसके पास आता है और अपने दांत पीसते हुए बोलता है, अगर ऐसा नहीं करोगी तो आधे घंटे के अंदर फ्लैट खाली करके यहाँ से चली जाओ, समझी? सिर्फ आधे घंटे का समय है तुम्हारे पास। संजना उन आदमियों की धमकी सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वो फिर जल्दी से फ्लैट का ताला खोलकर अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरी तरफ अद्विक तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आ चुका था। वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है, तभी उसकी माँ शोभा जी नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखते हुए मुस्कुराकर बोलती है, गुड मॉर्निंग बेटा। अद्विक शोभा जी की तरफ देखकर बोलता है, गुड मॉर्निंग माँ, लेकिन बाकी के लोग कहाँ हैं? आपको पता है ना कि मुझे सब कुछ टाइम से करना पसंद है। 9:00 बज रहे हैं, लेकिन अब तक आपके अलावा कोई भी ब्रेकफास्ट करने नहीं आया। अगर 5 मिनट के अंदर कोई नहीं आया ना, तो आज ब्रेकफास्ट आपके और मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। अद्विक की बात सुनकर शोभा जी उसके बगल वाले चेयर पे आकर बैठ जाती है। तभी एक आदमी जल्दी से अपना कोट पहनते हुए आता है और अद्विक के सामने वाले चेयर पे बैठते हुए बोलता है, मैं सिर्फ 2 मिनट ही लेट आया हूँ बेटा। अद्विक उस आदमी की बात सुनकर नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता है। वो आदमी अद्विक के पापा मनीष राठौर थे। अद्विक मनीष से बोलता है, आज आप सुबह एक्सरसाइज करने क्यों नहीं आए? मैंने कहा है ना कि आपको रोज़ एक्सरसाइज करना है, डॉक्टर ने भी आपको यही कहा है, फिर आप किसी की बात सुनते क्यों नहीं हो? मनीष अद्विक की डांट सुनकर अपनी नज़रें झुकाते हुए बोलते हैं, सॉरी बेटा, वो मेरी आँख ही नहीं खुली, इसलिए मैं एक्सरसाइज करने नहीं आया, पर कल से पक्का आऊँगा। अद्विक मनीष की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। वहाँ फिर आदित्य और अंशिका भी आ जाते हैं। अद्विक उन दोनों को घूर कर देखता है, पर वो दोनों उसकी तरफ नहीं देख रहे थे और जल्दी से बैठकर नाश्ता करने लगते हैं।
कुछ देर बाद संजना अपने फ्लैट के नीचे रोड के किनारे खड़ी थी और अपने फ्लैट को देख रही थी। उसके साथ उसका 2 सूटकेस भी था। वही बाकी के आदमी भी उसे देखे जा रहे थे। तभी एक कार आकर उसके सामने रुकती है। संजना उस कार की तरफ देखने लगती है। कार का दरवाज़ा खुलता है और यश बाहर आता है। संजना यश को देखकर अपने आंसू पोंछ लेती है। यश मुस्कुराकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और मासूम सा चेहरा बनाकर बोलता है, संजना तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम चाहो तो मेरे केयर में आकर बैठ सकती हो और मेरे साथ चल सकती हो। मैं तुम्हारा सारा दुख में 2 पल में ख़त्म कर दूंगा। संजना उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। पहले दुख देते हो और बाद में मरहम लगाने आ जाते हो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। यश उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, तो ठीक है, सड़क के किनारे ऐसे ही सूटकेस लेकर खड़ी रहो। मैं भी देखता हूँ कि कौन आता है तुम्हारी मदद करने के लिए। ये बोलकर वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। दोपहर का समय, सुबह से दोपहर हो चुका था। संजना अपने फ्लैट के सामने रोड के किनारे बेंच पर बैठी हुई थी। आते जाते लोग उसे ही देख रहे थे। संजना की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएगी और किससे मदद मांगेगी। तभी उसे किसी का ख्याल आता है और वो जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर कॉल लगा देती है। दूसरी तरफ से एक लड़की कॉल उठाकर हेलो बोलती है। संजना उस लड़की को अपनी प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ बता देती है। वो लड़की संजना की बात सुनकर उससे बोलती है, तू चिंता मत कर संजना, मैं अभी आ रही हूँ। ये बोलकर वो लड़की कॉल काट देती है। करीब आधे घंटे के बाद एक महंगी सी कार संजना के सामने आकर रुकती है। संजना उस कार की तरफ देखने लगती है। कार का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक लड़की शॉर्ट ड्रेस पहने बाहर निकलती है। संजना उस लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती है और उसके गले से लग जाती है। कौन है ये लड़की जो संजना की मदद करने के लिए आई है? एक महंगी सी कार संजना के सामने आकर रुकती है। संजना उस कार की तरफ देखने लगती है। कार का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक लड़की शॉर्ट ड्रेस पहने बाहर निकलती है। संजना उस लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती है और उसके गले से लग जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अंशिका राठौर थी। अंशिका और संजना कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे की फ्रेंड थी। कॉलेज के बाद संजना ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वहीं अंशिका तो सिर्फ अपने बाकी दोस्तों के साथ ही नाइट क्लब और पार्टी में ही जाया करती थी। उसे कहीं जॉब करने की क्या ज़रूरत थी जब उसके पापा और भाई ही इतने बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन वो और संजना अक्सर कॉल पे बात कर लिया करते थे और कभी कभी दोनों आपस में मिल भी लिया करती थी। अंशिका संजना से बोलती है, संजू तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना, अब तुझे बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तू अभी इसी वक्त मेरे घर चलेगी, चल अपना सामान उठा। ये बोलकर वो जल्दी से कार की डिक्की खोलती है। संजना उससे बोलती है, पर मैं तेरे घर में कैसे रह सकती हूँ? अंशिका उसकी बात सुनकर नाराज़गी से बोलती है, क्यों नहीं रह सकती? आखिर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और मेरे महल जैसे घर में तेरे रहने के लिए बहुत जगह है। तो अब ज़्यादा सवाल मत कर और चल मेरे साथ। ये बोलकर वो उसका एक सूटकेस उठाकर डिक्की में रख देती है। संजना भी अपना दूसरा सूटकेस उठाकर डिक्की में रखती है। वही यश के आदमी जो की फ्लैट के नीचे ही खड़े थे, वो सब अंशिका को अचानक से देखकर हैरान हो जाते हैं। अंशिका भी उन लोगों की तरफ गुस्से में देखती है और फिर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। संजना भी उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। अंशिका फिर कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। उन दोनों के जाने के बाद यश के आदमी जल्दी से कॉल करके यश को सब कुछ बता देते हैं। यश अपने आदमी की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कौन है वो लड़की, पता लगाओ। संजना को इतनी आसानी से मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। पता लगाओ कि वो किस लड़की के साथ गई है। यश की बात सुनकर एक आदमी बोलता है, जी सर, हम लोग उनका ही पीछा कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग पता लगाकर आपको बता देंगे। ये बोलकर वो आदमी कॉल काट देता है। थोड़ी देर के बाद अंशिका अपनी कार एक बड़े से मेंशन के गेट के बाहर रोकती है। अंशिका की कार देखते ही सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से गेट खोल देता है। अंशिका फिर कार को अंदर ले जाती है। संजना खिड़की के बाहर देख रही थी। अंशिका फिर मेंशन के दरवाजे पे कार रोक देती है और कार के बाहर आती है। संजना भी दरवाज़ा खोलकर कार के बाहर आती है और चारों तरफ देखने लगती है। बाहर बहुत ही खूबसूरत फूलों से भरा गार्डन था। वही गार्डन के बीच में बड़ा सा फाउंटेन भी था और कई सारे लोग गार्डन में काम कर रहे थे। वहीं बहुत सारे बॉडीगार्ड भी वहाँ मौजूद थे। अंशिका फिर एक बॉडीगार्ड से बोलती है, गाड़ी से सामान निकालो। बॉडीगार्ड अंशिका की बात सुनकर अपना सर झुकाकर डिक्की खोलकर सामान निकालने लगता है। अंशिका संजना से बोलती है, चल अंदर चल। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। अंदर उसकी माँ शोभा जी सोफे पे बैठी हुई थी और कोई किताब पढ़ रही थी। उन्होंने अपनी आंखों में नज़र का चश्मा लगाया हुआ था।
अंशिका अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, माँ देखो मैं अपने साथ किसे लेकर आई हूँ। अंशिका की आवाज़ सुनकर शोभा जी अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती है। तभी उनकी नज़र संजना की नज़रों से जा टकराती है। संजना दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी थी। शोभा जी संजना को देखकर अंशिका से पूछती है, आशी बेटा ये प्यारी बच्ची कौन है तेरे साथ? अंशिका शोभा जी के पास आकर मासूमियत से बोलती है, मॉम ये मेरी बेस्ट फ्रेंड संजना है, आपको पता है इसके साथ बहुत बुरा हुआ। ये बोलकर वो शोभा जी को सारी बात बता देती है। शोभा जी को भी बहुत बुरा लगता है ये सब सुनकर। वो फिर संजना के पास आकर प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेर कर बोलती है, संजना बेटा तुम इसे अपना ही घर समझो, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। संजना को शोभा जी का व्यवहार और उनका स्नेह भरे हाथों से छूना बहुत ही अच्छा लगता है। आज तक संजना को कभी माँ का प्यार नहीं मिला, वही शोभा जी के प्यार से छूने से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। शोभा जी ये देखकर उसे फिर अपने गले से लगा लेती हैं। वही अंशिका भी मुस्कुराकर उन दोनों को देख रही थी। तभी बॉडीगार्ड सामान लेकर अंदर आते हैं और अंशिका से बोलते हैं, मैडम सामान किस रूम में रखना है? बॉडीगार्ड की आवाज़ सुनकर संजना, शोभा जी और अंशिका उसकी तरफ देखने लगते हैं। अंशिका फिर बॉडीगार्ड से बोलती है, चलो ऊपर, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सामान कहाँ रखना है। ये बोलकर वो फिर संजना से बोलती है, तू भी चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। शोभा जी संजना से बोलती है, जाओ बेटा अंशिका के साथ जाओ। संजना अपना सर हिलाकर अंशिका के साथ चली जाती है। अंशिका अपने कमरे के बगल वाला कमरा संजना को दिखलाते हुए बोलती है, संजना आज से ये तेरा कमरा होगा, तू यही रहेगी। बॉडीगार्ड संजना का सामान कमरे में रखकर चला जाता है। संजना उस कमरे को देखने लगती है। वो कमरा बहुत ही बड़ा था। वहाँ बड़ा सा गोल बेड लगा हुआ था। वही कमरे के दीवारों पर सुंदर पेंटिंग भी बनी हुई थी और कमरे के सामने एक बड़ा सा बालकनी भी था। संजना को कमरा बहुत पसंद आता है। वो अंशिका के गले लगते हुए बोलती है, थैंक यू अंशिका, तू बहुत अच्छी है, अगर तू नहीं होती तो पता नहीं मैं कहाँ जाती। अंशिका उसकी बात सुनकर झूठा गुस्सा दिखलाते हुए बोलती है, चुप कर, दोस्त को कोई थैंक्स बोलता है क्या? चल अब तू जा अपने कमरे में और थोड़ा आराम कर ले, और देखे तेरे कमरे के बाजू वाला कमरा मेरा है, इसलिए तेरा जब भी मन करे तो मेरे कमरे में आ जाना। संजना अंशिका की बात सुनकर अपना सर हिला देती है। अंशिका भी फिर मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। संजना अपने कमरे में आकर कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और फिर बालकनी में आ जाती है। बालकनी से पूरा गार्डन साफ साफ दिख रहा था। वहाँ बहुत ही अच्छी हवा भी चल रही थी। संजना को सुकून महसूस हो रहा था। कुछ देर के बाद संजना अपने सूटकेस से सारा सामान निकालकर अलमारी में अच्छे से सेट कर चुकी थी। थोड़ी देर के बाद वो वापस बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है और गार्डन को देखने लगती है। संजना को फूलों से बहुत प्यार था, इसलिए उसे यहाँ आकर और भी अच्छा लग रहा था। बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। तभी अचानक हवा के कारण उसका दुपट्टा उड़कर नीचे की तरफ चला जाता है। संजना अपना हाथ बढ़ाती है दुपट्टा पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक दुपट्टा उड़कर नीचे बालकनी में खड़े एक शख्स के सर पर जाकर गिर जाता है, जिससे उस शख्स का चेहरा पूरी तरह से ढक जाता है। संजना ये देखकर थोड़ा घबरा जाती है। वो नीचे बालकनी में खड़े शख्स को ही देख रही थी। वही वो शख्स अपने चेहरे से दुपट्टा हटाकर ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी नज़रें संजना की नज़रों से जा टकराती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अद्विक था। शोभा जी, ठीक है, शौले जाना, लेकिन पहले तुम इससे मिल लो। ये संजना है, अंशिका की दोस्त, और संजना ये आद्विक है, मेरा बड़ा बेटा। संजना शोभा जी की बात सुनकर अपने हाथ जोड़ लेती है। वहीं आद्विक अपना हाथ आगे बढ़ाता है संजना से हाथ मिलाने के लिए, लेकिन संजना को हाथ जोड़े हुए देखकर वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है और धीरे से बोलता है, गवार कहीं की। संजना को उसकी ये बात सुनाई दे जाती है और वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है। आद्विक फिर शोभा जी से बोलता है, माँ मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो एक नज़र संजना को देखकर वहां से चला जाता है। संजना उसके जाने के बाद कमरे में आ जाती है और बेड पर बैठकर गुस्से में बोलती है, मुझे गवार बोल रहा था, खड़ूस कहीं का, खुद को समझता क्या है। ये बोलते समय उसने न जाने आद्विक को कितनी गालियां दे दी। शाम का समय था। संजना और अंशिका मेंशन के बाहर गार्डन में मौजूद थीं। अंशिका बाहर गार्डन में लगे बेंच पर बैठकर डिम्पी वर्मा की फेमस नॉवल शादी बाय मिस्टेक पढ़ रही थी। अंशिका को नॉवल पढ़ना बहुत पसंद था, खासकर रोमांटिक नॉवल। वहीं संजना गार्डन में फूलों को देख रही थी। उसे फूलों और पेड़ पौधों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। तभी 5 मिनट के बाद एक कार मेंशन के गेट पर आकर रुकती है और कार के अंदर से आदित्य और मनीष बाहर निकलते हैं। आदित्य की नजर गार्डन में फूलों के पौधों के पास बैठी संजना पर जाती है। संजना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। आदित्य उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहीं मनीष जी भी संजना को ही देख रहे थे।
आदित्य फिर संजना के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल। संजना आदित्य को अपने सामने देखकर घबरा जाती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है। आदित्य उसे देखकर मुस्कुराकर बोलता है, रिलैक्स, मैं कोई भूत नहीं हूं जो तुम मुझे देखकर घबरा गई। संजना उसकी बात का कोई जवाब देती तभी वहां अंशिका और मनीष जी भी आ जाते हैं। मनीष जी अंशिका से पूछते हैं, बेटा ये प्यारी बच्ची कौन है? अंशिका मुस्कुराकर बोलती है, पापा ये मेरी बेस्ट फ्रेंड संजना है और संजना ये मेरे पापा हैं और ये मेरे भाई आदित्य है। संजना मनीष जी और आदित्य के सामने अपने हाथ जोड़ लेती है तो मनीष जी प्यार से उसके सर पर अपना हाथ रख देते हैं। वही आदित्य अपना हाथ बढ़ाकर बोलता है, हेलो संजना। संजना उसके हाथ की तरफ देखती है, फिर वो भी उससे हाथ मिला लेती है। आदित्य संजना के खूबसूरत चेहरे को ही देख रहा था। मनीष जी अंशिका से बोलते हैं, आशी बेटा देखो। मनीष जी अंशिका से बोलते हैं, आशी बेटा देखो, मैं मिंटू हलवाई कि यहां से गर्मा गर्म जलेबी लाया हूं, चलो अंदर चलकर खाते हैं। जलेबी का नाम सुनकर अंशिका के मुंह में पानी आ जाता है और वो जल्दी से मनीष जी के हाथ से थैला ले लेती है। वो फिर संजना से बोलती है, चलो संजना अंदर चलते हैं वरना जलेबी ठंडी हो जाएगी। तुम जानती नहीं हो कि मिंटू हलवाई की जलेबियां बहुत फेमस है, मुझे तो बहुत पसंद है। अब चलो जल्दी। ये बोलकर वो जलेबी लेकर अंदर भाग जाती है। आदित्य उसे देखकर हंसते हुए बोलता है, जल्दी चलिए पापा वरना ये मोटी अकेले ही पूरा जलेबी खा जाएगी। ये बोलकर वो भी अंशिका के पीछे चला जाता है। मनीष जी फिर संजना से बोलते हैं, आओ बेटा तुम भी चलो। संजना मनीष जी की बात सुनकर अपना सर हिला देती है। मनीष जी भी फिर अंदर चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद संजना गेट की तरफ देखती है और धीरे से बोलती है, वो खड़ूस अब तक नहीं आया, सब तो ऑफिस से आ गए, फिर वो क्यों नहीं आया? ये बोलते समय भी उसकी नजर गेट पर ही टिकी हुई थी। तभी अंशिका की आवाज आती है, संजना कहाँ रह गई, जल्दी आ वरना जलेबी ठंडी हो जाएगी। संजना आवाज सुनकर घर के अंदर चली जाती है। सभी लोग सोफे पर बैठे हुए थे। संजना भी उनके पास आकर बैठ जाती है। अंशिका फिर उसके मुंह में जलेबी डालते हुए बोलती है, ले और खाकर बता कि कैसा लगा तुझे टेस्ट। संजना जलेबी खाने लगती है। शोभा, मनीष, आदित्य, अंशिका भी जलेबी खा रहे थे। वही संजना की नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों अद्विक के बारे में सोच रही है। तभी अंशिका उससे पूछती है, ये तू बार बार दरवाजे पर क्यों देख रही है? संजना अंशिका का सवाल सुनकर धीरे से बोलती है, अद्विक अभी तक क्यों नहीं आए? संजना के मुंह से अद्विक का नाम सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं। वही संजना को जब एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया है तो वो झेंप जाती और अपनी नजरें झुका लेती है। संजना के मुंह से अद्विक का नाम सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं। वही संजना को जब एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया है तो वो झेंप जाती और अपनी नजरें झुका लेती है। लेकिन अंशिका उसे छेड़ते हुए बोलती है, क्या बोली तू? आदित्य भाई का इंतजार कर रही है पर क्यों? ये बोलकर वो हंस देती है तो संजना उसे दिखाकर बोलती है, मेरे बोलने का मतलब था कि हम सब जलेबी खा रहे हैं और अंकल और आदित्य जी भी ऑफिस से आ चुके हैं पर अद्विक नहीं आए, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। शोभा जी संजना की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा अद्विक रात को लेट से ही आता है और वो जलेबी नहीं खाता क्योंकि उसे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। आदित्य शोभा जी की बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, हाँ एंजल भाई को मीठा नहीं बल्कि कड़वी चीजें पसंद है, तभी तो वो इतने कड़वे हैं। ये बोलकर वो हंसने लगता है। अंशिका भी आदित्य की बात सुनकर हंस देती है। वही संजना आदित्य की बात सुनकर धीरे से बोलती है, इसलिए तो एक नंबर के खड़ूस है। ये बोलकर वो फिर जलेबी खाने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग डिनर करके अपने कमरे में सोने चले गए थे। अंशिका भी संजना को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। संजना किचन से पानी का जग भरकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नजर सोफे पर बैठी शोभा जी पर पड़ती है। संजना ये देखकर उनके पास आ जाती है और जग टेबल पर रखकर उनके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोलती है, क्या हुआ आंटी, आप अब तक जाग रही है, आप सोएंगी नहीं क्या? शोभा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा मुझे रात को देर से सोने की आदत है। जब तक अद्विक ऑफिस से नहीं आ जाता तब तक मुझे नींद नहीं आती है। एक बार वो आ जाए और मैं उसे खाना गर्म करके दे दूं तब जाकर आराम से सो जाऊंगी, वरना वो बिना खाए ही सोने चला जाएगा। लेकिन तुम जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। संजना शोभा जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं आंटी मुझे भी नींद नहीं आ रही है, मैं आपके साथ थोड़ा देर यहां बैठ सकती हूं क्या? शोभा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ क्यों नहीं, इसी बहाने तुमसे बात भी हो जाएगी। अपने बारे में कुछ बताओ तुम। संजना शोभा जी को अपने बारे में बताने लगती हैं। शोभा जी को बहुत बुरा लगता है जब उन्हें पता चलता है कि संजना के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और संजना का बचपन अनाथ आश्रम में बीता है।
शोभा जी उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलती है, बेटा मुझे अपनी माँ की तरह ही समझना। शोभा जी के मुंह से माँ सुनकर संजना की आंखें भर आती हैं। शोभा जी फिर अपना शॉल निकालकर उसे देते हुए बोलती है, लो शॉल ओढ़ लो, आज बहुत ठंड है। संजना उन्हें मना करते हुए बोलती है, नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने कमरे से अपना स्वेटर ले आती हूँ। शोभा जी, नहीं बेटा, मेरे पास बहुत सारे शॉल हैं, तुम ये ओढ़ लो, मैं अपने लिए दूसरा शॉल ले लेती हूँ। ये बोलकर शोभा जी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। संजना फिर उनका शॉल ओढ़ लेती है। यहां बाहर अद्विक की कार रुकती है। अद्विक कार से उतरकर अंदर आता है और उसकी नजर सामने खड़ी संजना पर जाती है। संजना का पीठ उसकी तरफ था, लेकिन उसने शोभा जी का शॉल ओढ़ा हुआ था और उस समय हॉल में एक छोटा लाइट ही जल रहा था, इसलिए अद्विक को लगता है कि शोभा जी ही उसके सामने खड़ी है। वो फिर मुस्कुराकर संजना के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, मैंने आपसे कितनी बार बोला है ना कि देर रात को मेरा इंतजार मत किया करिए, लेकिन आप हो कि मानती ही नहीं हो। संजना अद्विक के गले लगाते ही जम सी जाती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। अद्विक फिर संजना को अपनी तरफ पलटता है, तभी जब उसकी नजर संजना की नजरों से जा टकराती है। संजना को वो देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से उससे दूर हट जाता है। संजना भी उसे देखकर घबराते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। अद्विक फिर गुस्से में उससे बोलता है, तुम यहां क्या कर रही हो और तुमने मेरी मां की शॉल क्यों ओढ़ कर रखा है? अद्विक का ये बोलना था, तभी हॉल की लाइट ऑन हो जाती है और शोभा जी वहां आकर मुस्कुराते हुए बोलती है, अद्विक तू आ गया, मैं और संजना कब से तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अद्विक शोभा जी की बात सुनकर हैरानी और गुस्से में संजना को देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शोभा जी के साथ संजना उसका इंतजार क्यों कर रही थी। आखिर वो लगुती कौन है उसकी? वही संजना शोभा जी की बात सुनकर झेंप जाती है। उसका मन कर रहा था कि वो अभी वहां से भागकर अपने कमरे में चली जाए, तभी अद्विक गुस्से में बोलता है, मां आपने इसे अपना शॉल क्यों दिया? आप जानती है ना मैं ये शॉल खास आपके लिए कश्मीर से लेकर आया था और आपसे बोला भी था कि किसी को भी ये शॉल मत दीजिएगा, तो फिर आपने इस लड़की को क्यों दे दिया? ये बोलकर वो फिर संजना की तरफ देखकर गुस्से में आगे बोलता है, और तुमसे किसने बोला था मेरा इंतजार करने के लिए? मेरा इंतजार सिर्फ मेरी मां ही कर सकती है और कोई नहीं। और वैसे भी तुम लगती कौन हो मेरी? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ? तुम यहां सिर्फ अंशिका की दोस्त के नाते से आई हो, तो वही बनकर रहो, समझी? और अपने काम से मतलब रखा करो। कभी भी मेरे मामले में दखल मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संजना को अद्विक की बात बहुत बुरी लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर शॉल निकालकर शोभा जी को दे देती है और वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वही शोभा जी को अद्विक की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे देखने लगती है, पर अद्विक बिना उनके बोलने का इंतजार किए अपने कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। क्या अद्विक और संजना की ये नोकझोंक आगे चलकर किसी खास रिश्ते में बदलेगी या फिर दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी के अगले भाग के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए ट्विस्ट, नए इमोशंस और ढेर सारे रोमांच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए माफियाज लव ऑब्सेशन।